So we were discussing up till now, हम लोग ये पढ़े थे कि फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल both were the issues of data link layer and दो वो सब जो प्रोटोकॉल्स हम लोग देखे थे, स्लाइडिंग विंडोज, टॉप एंड वेट, सारा जो है वो फ्लो और एरर पे ही काम कर रहा था। जस्ट मिनट, फ्लो और एरर पे डेटा लिंक लेयर का ही वो एस्पेक्ट्स है, दोज वर फोकस्ड ऑन flow and error, that is controlling the flow and error aspects of the communication. So another aspect is that कि पहले मीडिया मिलना जरूरी है, that is the access mechanism of data link layer, और उसी पे हम लोग बात करेंगे। So why it is required, access क्यों जरूरी है? So let us move to the motivation part. Because communication nodes जो है they are usually communication is done through a unique channel. हम लोग जब भी communication करते हैं तो वो डेफिनेटली वो जो चैनल होता है वो अपने आप में एक यूनिक होता है। So it is the characteristic of the channel that a single node can transmit a message at any given time. तो कोई भी चैनल ऐसा ही चैनल इस तरह से बना होता है कि कोई एक ही नोड एट अ पर्टिकुलर टाइम में वो कम्युनिकेशन कर सकता है। और यही कम्युनिकेशन जब हम लोग दैट इज इन फुल डुप्लेक्स में हो, खास करके ये ज़्यादा प्रभावी हो जाता है फुल डुप्लेक्स मोड में जब हम लोग वायरलेस में जाते हैं। बिकॉज वायर्ड में तो चलिए कि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है, बिकॉज वी आर शेयरिंग द बैंडविड्थ, अवेलेबल बैंडविड्थ। बट इन वायरलेस द होल चैनल इज बीइंग शेयर्ड, वो सारा चैनल जो है वो मल्टी नोड के द्वारा शेयर्ड है। एंड इन दैट केस accessing, getting the access to the channel is the main issue, and that is why we need to understand what should be the decision making schemes that कैसे बहुत सारे नोड्स जब चैनल को एक्सेस करेंगे तो किस किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सेस मैकेनिज्म्स। सो ओएसआई मॉडल के हिसाब से अगर देखा जाए तो डेटा लिंक लेयर इस को हम लोग दो भागों में बांटे हैं। दैट इज वन इज द एलएलसी लॉजिकल लिंक कंट्रोल सब लेयर, और दूसरा है मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर। सो दोनों का फंक्शनैलिटीज के आधार पे ये डेटा लिंक लेयर को दो लेयर में, दो सब लेयर में तोड़ा गया है, जहाँ पे एलएलसी सब लेयर का अपना कुछ काम है और मैक सब लेयर का अपना कुछ फंक्शन है। दोनों मिलकर काम करते हैं और दोनों डेटा लिंक लेयर का एक पार्ट होते हैं, एंड विद दैट दे कवर अप द होल फंक्शनैलिटी ऑफ द डेटा लिंक लेयर, एंड बोथ द लेयर्स आर रिलेटेड समहाउ टू ईच अदर। सो व्हाट आर दे? द हायर सब लेयर इज नेसेसरी। जो एलएलसी सब लेयर जो है उसका मेन काम है कि जो लॉजिक है, दैट इज जिस लॉजिक से कम्युनिकेशन लिंक एस्टैब्लिश होगा, लिंक चालू होगा, उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। एंड अपर लेयर्स में जो भी इंफॉर्मेशंस है और उससे डेटा लिंक लेयर को बचा के रखना, मतलब अपर लेयर्स में जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है उससे डेटा लिंक लेयर को अलग करना। दैट इज डेटा लिंक लेयर में वो कैसे लिंक को एस्टैब्लिश कर रहा है, अपर लेयर को फिक्र करने की बात नहीं। अपर लेयर दैट इज नेटवर्क लेयर जो है वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स उसमें है, अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स है, वो ये नहीं जान, उसको ये फिक्र नहीं है कि डेटा लिंक लेयर कैसे लिंक को एस्टैब्लिश कर रहा है। So it is the part LLC sub layer that takes care of the establishment of the link and establishes the necessary logic to put the connection को जल्दी से वो चालू करे, उसका LLC sub layer का ही वो काम। Furthermore, its presence allows support for several MAC options. So अगर LLC, अगर दो लेयर को हम लोग अलग अलग तोड़ता है, IEEE इसको दो अलग अलग लेयर में तोड़ा है, तो ये तोड़ने का फायदा क्या हुआ कि हम जो मैक लेयर में अलग अलग ऑप्शंस जो है, अलग अलग तरह का जो फंक्शनैलिटीज है उसको हम मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं थ्रू एलएलसी सब लेयर। दैट इज वी हैव एन एक्स्ट्रा लेवल ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग एट द इंट्रा लेयर लेवल। एक ही लेयर के अंदर में ही हम मल्टीप्लेक्स, देखा जाए तो हम लोग लेयर बनाए हुए हैं, तो एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल वो अलग अलग डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स पे काम, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो है अलग अलग डेटा लिंक्स लेयर पे काम कर रहा है। सो दैट इज इंटर लेयर मल्टीप्लेक्सिंग। दैट इज अ पर्टिकुलर प्रोटोकॉल may be capable of working upon different types of data link layer protocols. साथ में डेटा लिंक लेयर में जब एलएलसी सब लेयर को हम इंप्लीमेंट किए हैं तो उसके जरिए हम लोग इंट्रा लेयर एक मल्टीप्लेक्सिंग का भी संभावना रखते हैं। दैट इज द एलएलसी सब लेयर इज केपेबल टू take the services of different MAC layer, services of different services of the MAC layer। ये भी एक जरूरी एस्पेक्ट है एलएलसी सब लेयर का। और डिफरेंट MAC लेयर जो है वो अलग अलग टोपोलॉजी, अलग अलग स्ट्रक्चर पे उसका जो है जो दैट इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल का जो वर्किंग है वो अलग होता है। सो
इस हिसाब से देखा जाए तो मैक लेयर का जो काम है, उसका मेन काम है दैट इज इट रिजॉल्व्स द एक्सेस मैकेनिज्म, कि जो बहुत सारे नोड व्हेन दे आर कंपीटिंग टू गेट गेट एक्सेस टू द मीडिया, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है डिफरेंट नोड्स के बीच में, इसको वो इस कॉन्फ्लिक्ट को वो रिजॉल्व करता है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द मैक लेयर, इज टू get a resolution for the access mechanism. Also, when the nodes are connected and uses a common link called a multi-link or broadcast link. तो generally हम लोग जब वायरलेस पे हम लोग जब कम्युनिकेशन करते हैं, खास करके वायरलेस में और इथरनेट पे भी जब हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, तब वो जो लिंक होता है दैट इज ए कॉमन लिंक। दैट इज अगर एक नोड दूसरे नोड से अगर कम्युनिकेशन कर रहा है, तो इट कैन गो थ्रू different modes of communication. So one of the most that is regularly used communication is PPP. So that is point to point protocol. So point to point protocol में तो हम लोग dedicated link use करते हैं, लेकिन जब when there is distribution of nodes over a particular network, खास करके LANs में, then it is very important that which node should access get the access to the media, and that is the work chief concern of the MAC layer. So what are the basic functions of the MAC layer? That is the assembly of data into frame for transmission by appending a header field. तो वो header and trailer जो है वो ऊपर से जो डेटा आ रहा है, जो डेटा पेलोड जो आ रहा है नेटवर्क लेयर से, उसमें वो कुछ इंफॉर्मेशन वो लगाता है मैक लेयर। हम लोग ये पहले भी देख चुके हैं, एंड दोज आर कॉल्ड द हेडर बिट्स एंड द ट्रेलर बिट्स। तो हेडर बिट्स में बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, दैट इज फॉर द एड्रेसिंग पार्ट, सोर्स एड्रेसिंग and the destination addressing. Those are the header fields, और भी बहुत सारे fields हैं हम लोग देख चुके हैं। And also it appends the trailer part. The trailer part is basically the CRC bit में हम लोग देखे हैं, that is frame check sequence FCS। वो trailer bits वो लगाता है ताकि जब वो receiver के पास receive हो, that has to be detected whether an error has occurred or not in case of the communication जो है वो noisy channel में हो रहा है। दूसरा रिसीवर के पार्ट, ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर इट इज द वर्क ऑफ द मैक लेयर टू डिसअसेंबली ऑफ द रिसीव्ड फ्रेम। जो भी फ्रेम उसको मिल रहा है थ्रू द फिजिकल मीडिया, उसमें से वो डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। डेटा में कौन सा डेटा, दैट इज एड्रेसिंग डेटा, और साथ में एरर कंट्रोल इंफॉर्मेशन। तो वो दोनों इंफॉर्मेशन को निकालेगा, एड्रेसिंग से चेक करेगा कि वेदर आई एम सपोज टू फॉरवर्ड इट टू द अपर लेयर, दैट इज डिलीवर टू द नेटवर्क लेयर और नॉट, एंड ऑल्सो विद द एरर फील्ड जो सीआरसी वगैरह हम लोग देख चुके हैं, those fields के जरिए वो चेक करेगा कि whether an error has occurred or not, and whether I should go for the backward error, कि हम फिर से उस सेंडर को बोले कि आप फिर से भेजिए, या फिर हम खुद इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये मैक लेयर का काम है। दूसरा that is regulation of access, that is the third most important is the regulation of access, कि किस तरह से मीडिया को हम एक्सेस करें। that is when अलग अलग तरह का प्रोटोकॉल जो है अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस के लिए बनता है। So depending upon the nature of application, depending upon the sensitivity and the time boundedness of the applications, कुछ application जो है वो time bounded होते हैं। For example, networking तो हम लोग data communication तो बहुत जगह करते हैं। For example, एक एरोप्लेन में अगर एक कंप्यूटर लगा हुआ है और 2 कंप्यूटर लगा हुआ है, and we are having 6 engines and those computers controlling those engines, so we cannot compromise in communication, किसी भी तरह का information में compromise। तो वहाँ पे protocol अलग होगा, because the service, the application that is being supported is very time critical. So we have various ranges of applications जहाँ पे जो data link layer है उस हिसाब से हमको modify करना पड़ता है। तो data link layer का जो access mechanism है वो इस तरह से डिजाइन होना चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, ताकि जिस तरह के एप्लीकेशन को वो सर्विस देने वाला है, दैट इज एट द टॉप लेवल, उस हिसाब से एक्सेस मैकेनिज्म भी उतना प्रखर होना चाहिए। एंड दीज थ्री आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द मैक लेयर। सो जब हम मैक लेयर में एक्सेस मैकेनिज्म के विषय में बात करेंगे, सो व्हाट आर द डिजाइन इश्यूज, क्या क्या डिजाइन इश्यूज है, व्हाट आर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि परफॉर्मेंस पे बात करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट types of application, some are very time constrained, some are very critical and some are negotiable। ठीक है, moderate पे भी वो चल जाएगा, उसमें errors allowed है, कुछ में errors allowed हम लोग नहीं कर सकते। So we are having design issues, there are so many design issues and performance issues। तो पहले हम लोग design issues पर बात करते हैं। तो what are the main challenges? तो first is कि जब हम लोग nodes जब मीडिया को एक्सेस करने के लिए जाता है, so it is not that कि network का मतलब ही है that is it has to be distributed spatially
ओवर अ टोपोग्राफी। तो किसी एक टोपोग्राफी में या किसी भी एक लोकेशन में वो नोड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। और ये जो स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नोड है, मतलब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फॉर एग्जांपल किस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज जब नोड्स कम्युनिकेट करेंगे, दे शुड बी they need a time and they need to reach the agreement of which node can send the data। कौन सा नोड डेटा हमें सेंड करेगा, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द एक्सेस मैकेनिज्म ऑफ द नोड, कि वो इस तरह से मीडिया को एक्सेस करेगा, किस नोड का बारी है कि मीडिया को एक्सेस करे। So exchange of coordinating information is the main challenge that is being created by the spatial distribution of the communicating nodes। जब nodes बहुत डिस्टेंस में एक दूसरे से स्प्रेड होके रहते हैं, तो तब वो लोग आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करें, अपने आप में तालमेल बैठाए कि कौन एक्सेस करेगा, मैं पहले या तुम पहले। ये तालमेल बैठाने में एक चैलेंज आता है, क्योंकि नोड जो है एक दूसरे से दूर है, तो दूर है तो वार्तालाप में भी जो है वो कमी आता है। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ इंस्टेंटेनियस स्टेटस ऑफ द नोड्स। तो वार्तालाप करके ही हमको तालमेल बैठाना है। अगर वार्तालाप हम कर भी लेते हैं, तो जो भी डेटा हमको अभी मिल रहा है, दैट इज फॉर एग्जांपल नोड ए इज गेटिंग ए डेटा फ्रॉम नोड बी, so that is not the instantaneous data, that is the data that is as old as the propagation delay। जितना नोड बी से ए में आने तक जो डेटा आया था, तो उस डेटा को आने में जितना समय लगा था, वो डेटा उतना ही पुराना इंफॉर्मेशन है। मतलब बी डेटा भेज चुका है, हो सकता है 1 सेकंड या 2 सेकंड या 4 सेकंड या 10 सेकंड पहले, कुछ टाइम पहले वो डेटा भेजा है, लेकिन उसको पहुंचने में हो सकता है 4 सेकंड लग गया। सो अभी बी का स्टेटस क्या है? सो बी हो सकता है 4 सेकंड बाद वो फिर से डेटा सेंड करना चाहता है। सो कैसे ये कोऑर्डिनेशन को बनाएं, कैसे ये टाइम एंड स्पेस के एस्पेक्ट में ये तालमेल बैठाएं, दीज आर द मेन चैलेंजेस दैट डिसाइड्स द एग्रीगेट बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क। और ये जो दो फैक्टर्स है, दो चैलेंजेस है, ये इसीलिए है बिकॉज आवर नेटवर्क इज स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड देयर इज ए टाइम लैग बिटवीन एनी कम्युनिकेशन। नेटवर्क जो है, हर नोड जो है अपने आप में एक दूरी बनाए हुए है, और यही तो नेटवर्क का काम है कि नेटवर्क जो है किसी एक जगह पे लोकलाइज्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और साथ में देयर इज ए कम्युनिकेशन एंड व्हिच इज बाउंडेड बाय टाइम। सो देन व्हाट आर द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स? सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम देखें, दैट इज स्पेशियल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंस्टेंटेनियस स्टेटस ऑफ द नोड्स, ये दोनों फैक्टर्स की अगर हम बात करें, सो इन दोनों में दो बात आ रहा है। दैट इज, एक बात है दैट इज द इंटेलिजेंट डिसीजन पॉइंट्स। वन इज द, इन दोनों में जो बात आ रहा है दैट इज द इंटेलिजेंट डिसीजंस एंड प्लस ओवरहेड। दैट इज द कोऑर्डिनेट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन जो हम पैकेट के साथ जो एक्स्ट्रा हम भेजते हैं वो, और साथ में किस तरह से एक्सेस को मिलेगा बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द नोड्स। इन दोनों के आधार पे, दोनों को मिलाते हुए किसी एक मैक लेयर का जो परफॉर्मेंस है, ओवरऑल एग्रीगेट बिहेवियर जो है वो डिसीजन होता है। और ये दोनों आपस में बहुत इंटरवीन है, दैट इज जुड़े हुए हैं। दैट इज फॉर एग्जांपल, अगर हम डिसीजन लेना चाहें, गुड डिसीजंस, तो हमारे पास हमें रियल टाइम में जो है वो डेटा चाहिए, इंस्टेंटेनियस डेटा स्टेटस ऑफ द नोड चाहिए। और इंस्टेंटेनियस स्टेटस डेटा अगर नोड हम पाना चाहते हैं, तो वी नीड टू कीप एज स्मॉल एज, जितना हो सके डेटा का जो ओवरहेड इज द कंट्रोल इंफॉर्मेशन में है, उसको हमको कम से कम में भेजना पड़ेगा, ताकि उसको प्रोपेगेट होने में जल्दी से जल्दी वो पहुंच सके। तो ये दोनों जो है आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए, एंड दिस क्रिएट्स अ विन-विन सिचुएशन, एंड फॉर दैट वी नीड टू गो फॉर द प्रोटोकॉल डिजाइन। क्या क्या प्रोटोकॉल हो सकता है? नाउ कम्स द व्हाट आर द परफॉर्मेंस। अगर प्रोटोकॉल बन भी जाता है तो किस किस एस्पेक्ट्स पे हमें बात करना पड़ेगा? सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स है, लेकिन खास करके जो हमारे कंसर्न में है, दैट इज फर्स्ट इज द डिले। तो व्हाट इज डिले? डिले इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बाय द पैकेट इन डेटा लिंकिंग। कोई एक पैकेट को अगर हम भेज रहे हैं, तो वो डेटा लिंक लेयर में फ्रॉम नोड ए टू नोड बी, मान लीजिए ए और बी दो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ए और बी जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
once the packet is processed, from the processing of the packet from the data link layer at the B up to the processing of the data link packet at the receiver data link layer B, A से निकला, A के डेटा लिंक लेयर में प्रोसेस हुआ, B के डेटा लिंक लेयर में वापस प्रोसेस हुआ, वहां पे रिसीव होगा। ये जो दौरान है, दिस टाइम इज कॉल्ड द डिले। सो अगर यही वो समय है, दैट इज व्हेन वी से दैट द नोड इज इन द डेटा लिंक लेयर, दैट इज द पैकेट इज इन द डेटा लिंक लेयर। सो ये जो डिले है किस पे डिपेंड करता है? सो इट बेसिकली डिपेंड्स अपॉन द ट्रैफिक ऑफ द नेटवर्क, कितना ट्रैफिक उसमें है। दूसरा कि ये मैक प्रोटोकॉल्स जो हम लोग जो डिजाइन करेंगे, जो मैक प्रोटोकॉल्स जो हम लोग बनाएंगे या फिर करेंगे, वो किस तरह से एक्सेस दे रहा है, मतलब डेटा को मीडियम में कैसे एक्सेस दे रहा है। तो दीज टू फैक्टर्स ओवरऑल गाइड्स द दैट इज द डिले ऑफ द नेटवर्क। अब डिले अगर देखा जाए तो वो भी दो तरह का होता है, वन इज द डिटर्मिनिस्टिक डिले, अनदर इज द प्रोबेबिलिस्टिक डिले। तो वन इज द डिटर्मिनिस्टिक डिले, लेट मी राइट। So much delay, another is the probabilistic delay। सो प्रोबेबिलिस्टिक डिले तो खैर ये हम लोग एस्टिमेट नहीं कर सकते, इट डिपेंड्स अपॉन द डायनामिक बिहेवियर ऑफ द नेटवर्क, while the deterministic delay we can estimate to somehow that what it is up to, कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि हाउ मच टाइम, मैक्सिमम टाइम, that is what is the upper bound time for a packet that is required for a packet to be processed from the node 1 से पैकेट चला data link layer of the node 1 to data link layer of the node 2। ये दोनों पैकेट चला और पहुंचने के बीच में जो कितना अपर बाउंड, कितना टाइम हमें चाहिए, तो ये एक तरह से हमको मैक्सिमम टाइम का एस्टिमेशन देता है, दैट इज इन द वर्स्ट केस कितना टाइम हमें लगना चाहिए। और इसमें बहुत सारा टाइम आ जाता है, प्रोपेगेशन टाइम, प्रोसेसिंग टाइम, क्यूइंग टाइम, देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड we have discussed all those factors। Next comes the throughput। So what is throughput? Throughput is the rate at which the messages are serviced by a communication system। कितने दर से वो communication system जो है वो मैसेज को डिलीवर कर सकता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस, कोई दूसरा इंटरफेरेंस हम कोई दूसरा बात नहीं आए। सो ये जो है हम लोग बिट्स में भी मापते हैं, कभी कभी इसको बाइट्स में भी हम लोग मापते हैं। तो जनरली जब मैक प्रोटोकॉल जब हम डिजाइन करते हैं या फिर उस पर जब स्टडी करते हैं, तो आवर मेन ऑब्जेक्टिव इज किसी भी नेटवर्क डिजाइन में कि थ्रूपुट हमारा बढ़े और डिले जो है वो हमारा घटे, दैट इज द मैक। जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा को हम पास करा सके और पास कराने में कम से कम समय लगे। नेक्स्ट कम्स द रोबस्टनेस। व्हाट डू यू मीन बाय रोबस्टनेस? रोबस्टनेस जब नेटवर्क का बात है, दैट इज इन द मैक लेयर्स, डेटा लिंक लेयर। सो रोबस्टनेस refers to the reliability। First it is the reliability, next right reliability, availability, and dependability। Anyway, so ये जो तीन फैक्टर्स है, इसी पे हमारा जो है वो जो पूरा that is the robustness वो डिपेंड करता है। It also sometimes is referred in terms of sensitiveness of the protocol to errors and misinformation, कि हमारा प्रोटोकॉल जो है वो कितना एरर को बियर कर सकता है और कितने एरर को वो डेटा हमारा ट्रांसमिशन को रिकवर कर सकता है, इस डेटा को कितने एरर से वो रिकवर कर सकता है। So robustness basically is in terms of these 3 to 4 factors। Next comes is fairness। fairness का एक ही मतलब है कि समान रूप से सबको सब कुछ मिले, सबके साथ हम समान बिहेव करें। That is every node should get the even allocation of channel capacity बाकी सारे nodes के बीच में। So when multiple number of nodes are competing to get access to the channel, so every node should be given the that is the even allocation।
दैट इज समान रूप से सबको मौका मिले टू एक्सेस द चैनल, बी इट इन टाइम कंस्ट्रेंट, टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टाइम के हिसाब से भी समान स्लॉट सबको मिलना चाहिए, और स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो सबको मिलना चाहिए। दैट इज ऑल द नोट शुड बी एबल टू एक्सेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ नोट को मिल रहा है और कुछ नोट को चांस मिल ही नहीं रहा है। सो द प्रोटोकॉल, द ओवरऑल प्रोटोकॉल दैट इज वर्किंग विद इन ए नेटवर्क सिनेरियो शुड बी डिजाइन इन दैट वे कि हर नोड का हर कहीं ना कहीं रूप से किसी न किसी तरह से उसका अपना एक पारी आए कि वो भी चैनल को पा सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड द फेयरनेस ऑफ द प्रोटोकॉल, कि प्रोटोकॉल जो है सारे नोड के साथ समान बर्ताव कर रहा है। अब जब हम डिजाइन इश्यूज एंड परफॉर्मेंस के ऊपर हम लोग बात कर लिए हैं, सो व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड हाउ द प्रोटोकॉल्स आर बीइंग क्लासिफाइड। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेटजी, किस तरह से हम नेटवर्क को एक्सेस देंगे नोड्स को, दैट इज द चैनल के एक्सेस देंगे नोड्स को, वो डिपेंड करता है ऑन आवर स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी पे हम काम, एंड दैट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सेस मैकेनिज्म, दैट इज डेटा लिंक एक्सेस। तो क्या क्या है? So one is the fixed assignment, another is the demand based assignment, and the third is the random assignment. तो फिक्स असाइनमेंट नाम से क्लियर हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि ये एक निर्धारित पैरामीटर पे एक असाइनमेंट प्रोटोकॉल है जो कि कोई ना कोई पर्टिकुलर पैरामीटर पे ही नोट्स को चैनल को एक्सेस करने का मौका देता है। सो इट कैन बी ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA, then is time division multiple access, and this is CDMA, that is code division multiple access. What is frequency division multiple access? ये हमारे कोर्स में है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का मतलब है कि फ्रीक्वेंसी के आधार पे, दैट इज हम लोग हर नोड जो है अब फ्रीक्वेंसीज के आधार पे चैनल को एक्सेस करेगा। सेम वायरलेस मीडिया है, सबका वर्किंग फ्रीक्वेंसी जो है वो अलग अलग है, बेस्ड ऑन द वर्किंग फ्रीक्वेंसी दे विल एक्सेस द चैनल, and the frequency gap will keep the communication uninterruptible। मतलब कोई एक कम्युनिकेशन अगर चल रहा है, कोई दूसरा कम्युनिकेशन भी अगर चल रहा है, तो दोनों में फ्रीक्वेंसी का जो गैप है दैट इज जो गार्डेड है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग ढंग से, दिस डिवीजन विल क्रिएट डिफरेंट एक्सेस, दो एक्सेस द्वार खोल देता है। नेक्स्ट इज द TDM, दैट इज टाइम डिवीजन। तो हर नोड सेम फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, बट दे आर गिवन द टाइम बेस्ड एक्सेस, कि अभी ये करेगा फिर वो करेगा। तो एक टाइम के आधार पर एक शेड्यूलिंग मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होता है कि एक नेटवर्क सिनेरियो में कौन सा नोड को कब पारी आ रहा है, दैट इज इट्स योर टाइम, लाइक दैट। नेक्स्ट कम्स द कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इट इज बेसिकली ए स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक। ये बेसिकली एक स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक है दैट वर्क्स फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर इटसेल्फ, जहाँ पे हम लोग डेटा को कोड्स, ऑर्थोगोनल कोड्स के रूप में बांट देते हैं। सो डिफरेंट नोड्स आर कम्युनिकेटिंग to other nodes based on the orthogonal code. What are orthogonal codes? That is the whole data is converted to for example, एक एग्जांपल लेते हैं, अगर A B से बात कर रहा है और C D से बात कर रहा है, तो A और B के बीच में जो डेटा का जो फ्रीक्वेंसी में जो कन्वर्शन होगा, that will be independent of the conversion of the data between C and D। C और D के बीच में जो डेटा का जो कन्वर्जन होगा दैट इज फ्रीक्वेंसी में, ये दोनों फ्रीक्वेंसी जो है आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, दैट इज दे विल बी independent with each other, that is no crossover between the frequencies, because basically the communication is in the analog form। next comes the demand assignment। तो ये भी तीन तरह से है, that is one is the polling, जो that is the nodes will poll for the access to the channel। next is the reservation, where a fixed amount of time or resource is given to the nodes for to get access to the mechanism। next is the token passing, जिसमें nodes जो है एक दूसरे से टोकन पास करते हैं ताकि अब मेरा बारी है कि अब तुम्हारा बारी है। that is the point of coordination, कि नोड्स अपने आप में तालमेल बैठाते हैं, दैट इज द लोकल इंफॉर्मेशन को वो लोग अपने आप में तालमेल बैठाते हैं, और उस लोकल इंफॉर्मेशन के आधार पे वो लोग अपना चैनल के एक्सेस को वो लोग प्लेस करते हैं कि हाँ हमको अभी चैनल चाहिए, नाउ इट्स माय टर्न। जो हमारा मेन कंसर्न है दैट इज आवर रैंडम असाइनमेंट। ये जो सारा फिक्स्ड असाइनमेंट, डिमांड बेस्ड असाइनमेंट है, ये इस पे फोकस करता है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से हम चैनल का जो एक्सेस तरीका है वो फिक्स्ड है,
और या फिर वो नोड तय कर रहा है। तो अगर नोड तय नहीं कर रहा है तो चैनल क्या होगा मेरा, तो चैनल क्या बैठा रहेगा, तो चैनल क्या अंडर यूटिलाइज रहेगा। फॉर दैट वी नीड टू गो फॉर द रैंडम असाइनमेंट कि जब जिसको मिले वो कर सके, दैट इज एक्सेस कर सके। सो इसमें भी कुछ टाइप्स है। वन इज द अलोहा, पहला जो है दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल, देन इज स्लॉटेड अलोहा, देन इज सीएसएमए, सीएसएमए सीडी एंड सीएसएमए सीए। इसी को इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज रैंडम एक्सेस। सो क्यों चाहिए, बिकॉज जो हमारा जो ट्रैफिक है वो बर्स्टी नेचर का है, दैट इज ऐसा नहीं है कि वो लगातार चल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता। व्हाट डू मीन बाय बर्स्टी, कि अभी नोड के पास डेटा है सेंड करने के लिए, अगले टाइम पे नहीं, फिर कुछ समय के बाद फिर से है। सो इस तरह का अगर नेटवर्क सिनेरियो है जहाँ पे बर्स्ट ट्रैफिक का संभावना बहुत ज्यादा है, कब कौन सा नोड को ट्रैफिक डिटेक्शन करने का जरूरत पड़ जाए, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। एंड फॉर दैट फिक्स्ड एलोकेशन इज नॉट ऑप्टिमल। जहाँ पे हम लोग अगर पहले से ही सब कुछ फिक्स कर दे तो वहाँ पे द नेटवर्क विल बी नॉट ऑप्टिमली यूटिलाइज। एंड फॉर दैट वी नीड टू डिवाइस ए एक्सेस मैकेनिज्म that is very flexible, जो flexible हो, that is which addresses to the burst traffic. So इसमें कोई भी स्टेशन क्या कहता है रैंडम एक्सेस की, कोई भी स्टेशन किसी दूसरे स्टेशन से सुपेरियर नहीं, मतलब जिसको मन है वो भेज सकता है। None is assigned the control over another, किसी एक नोड का किसी दूसरे नोड पे कोई अधिकार नहीं, मतलब जहाँ पे फिक्स्ड एंड जो डिमांड बेस्ड है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन पे के आधार पे अधिकार था कि अब मेरा बारी है कि अब तुम्हारा बारी, तुम बोलोगे या हम बोले। यहाँ पे ऐसा कुछ जिसके पास बोलने के लिए है वो बोल सकता है। सो इट इज बेसिकली ए डेमोक्रेटिक, इसको देखा जाए तो एक क्रिटिकल एंगल से एक तरह का डेमोक्रेसी बेस्ड प्रोटोकॉल है। सो नो स्टेशन परमिट्स और डज नॉट परमिट अनदर स्टेशन, कोई किसी को अधिकार देता नहीं है और कोई किसी से अधिकार छीन भी नहीं सकता। एट ईच इंस्टेंस स्टेशन दैट हैज डेटा टू सेंड यूजेस, वो एक निर्धारित प्रोसीडियर को यूज करता है और डिसीजन लेता है कि हाँ अभी हम सेंड कर सकते हैं। अधिकार उसी के पास है लेकिन एक नियम के तहत वो सेंड करता है। उसके पास डेटा है तो वो सेंड कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन नोड के ऊपर नहीं है, लेकिन नोड खुद जो है वो डिसीजन लेता है कि डेटा अभी सेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो और दूसरी बात है इसके पास कोई टाइम भी नहीं, दैट इज नो शेड्यूल टाइम। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट अगर देखा जाए तो रैंडम एक्सेस जो है, रैंडम एक्सेस, तो ये दो तरह से हम लोग इसको बांट सकते हैं। वन इज टाइम, टाइम के आधार पे, एंड दूसरा जो है वो कंटेंशन के आधार पे, कंटेंशन फॉर मीडिया। अब किसी भी समय कोई भी चैनल को एक्सेस कर सकता है और सब लोग प्रयास कर रहे हैं चैनल को एक्सेस करने। जब ये दोनों बात एक जगह मिलता है then the scenario that is created is called collision। सब लोग चाह रहे हैं बात करने के लिए और सब किसी भी समय बात कर सकता है, तो अब जो है टकराव, बातों का टकराव जो है कम्युनिकेशन का जो है कॉलिजन होता है, और यही कॉलिजन जो है लीड्स टू द डेटा लॉस, डेटा लॉस या फिर डेटा करप्शन में लीड करता है। तो डिसीजन इज बेस्ड ऑन द स्टेट। तो डिसीजन कैसे होता है, इट इज बेस्ड ऑन द स्टेट, दैट इज वेदर इट इज आइडियल और बिजी, कि वो जो नोड है वो आइडियल है या फिर बिजी है, जो चैनल है वो आइडियल है या बिजी है। सो नो रूल्स, देयर आर नो रूल्स टू डिसाइड व्हिच स्टेशन द नेक्स्ट, कौन अगला कौन करेगा। एंड इसीलिए देखा जाए तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं हमेशा, अगर उसके पास डेटा चैनल अगर खाली है तो सब लोग प्रयास कर रहे हैं चैनल को एक्सेस करने। सो ये बेसिकली जो रैंडम एक्सेस है ये मुख्य 4 क्वेश्चंस पे फोकस कर रहा है। प्रोसीड्यूर जो है, जब इसका प्रोसीजर हम डिजाइन करेंगे या फिर इसकी बात करेंगे तो ये 4 बात पे फोकस कर रहा है कि व्हेन कैन द स्टेशन एक्सेस द मीडियम, स्टेशन मीडियम को कब पा सकता है, कोई भी एक नोड एक मीडियम को मीडिया को कब पा सकता है। व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ द मीडियम इज बिजी, अगर मीडियम बिजी है दैट इज सम कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन इन द मीडियम, तो वो क्या करेगा, ठीक, दैट इज उसका प्रोसीजर कैसे काम करेगा। एंड हाउ कैन द स्टेशन और नोड्स डिटरमाइन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द ट्रांसमिशन, जब वो कुछ भेजा है, मान लेते हैं अगर कुछ भेजा भी है तो वो कैसे जान पाएगा कि वो जो ट्रांसमिशन है वो सक्सेसफुल हुआ या फिर नहीं हुआ, क्योंकि बिकॉज देयर इज ए टाइम लैग, जो कहीं ना कहीं जो है हमारा जो मीडिया है वो टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक पे है, कि कहीं ना कहीं एक टाइम का गैप है बिटवीन एनी कम्युनिकेशन।
जो अभी भेज रहे हैं वो कुछ समय के बाद ही पहुंच रहा है, तो वो कैसे पता लगेगा जहाँ पे जो सिनेरियो है वो इतना टाइम वेरिंग कैरेक्टरिस्टिक है और साथ में इतना डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन पे है, तो वहाँ पे सक्सेस और फेलियर ऑफ ट्रांसमिशन वो नोट कैसे पता लगा। लास्टली, व्हाट कैन द स्टेशन डू इफ देयर इज एन एक्सेस कन्फ्लिक्ट। अगर 2 या 3 स्टेशन एक साथ किसी मीडिया को झपटना चाहता है, पाना चाहता है, तो वहाँ पे कौन पीछे हटेगा, किसको मौका मिलेगा। एंड दिस इज द होल दैट इज द कोर ऑफ रैंडम एक्सेस और कंटेंशन मेथड। इसीलिए इसको कहीं ना कहीं इसको कंटेंशन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि सब लोग इसमें लपकते हैं। सो जो पहला प्रोटोकॉल इसमें आता है, इट इज कॉल्ड द एलोहा। सो इट वाज डिजाइंड बेसिकली फॉर द वायरलेस, हम शुरू में ही बताए थे। हालांकि ये ऐसा नहीं है कि जो एक्सेस मैकेनिज्म वो सिर्फ वायरलेस पे ही काम करता है, वायर्ड पे भी काम करता है। सो एलोहा जो है वो पहला जो वायरलेस के लिए बना था, और ग्राउंड बेस्ड नेटवर्क जो है हमारा जो टोपोग्राफी है उसमें ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स में कुछ नोड्स जिनके पास कोई कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास कोई कोऑर्डिनेशन, ये मानते हुए कि कोई कोऑर्डिनेशन तालमेल कब कौन कैसे डेटा सेंड करेगा, ये इंफॉर्मेशन का कोई एक्सचेंज नहीं है, इसको मानते हुए वहाँ पे वो प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया था। ए नोड इज अलाउड टू ट्रांसमिट इफ इट इज रेडी टू डू सो। जब भी उसके पास डेटा है मतलब वो कर सकता है। इसका पहला बात यही है। दूसरा, द अलोहा डिपेंड्स अपॉन द एक्नॉलेजमेंट। वो अगला ट्रांसमिशन कब करेगा, जब उसको एक्नॉलेजमेंट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। सो अपॉन कंप्लीटिंग data transmission, it listens for a period called the round trip propagation time. What is round trip propagation time? एक फ्रेम को डिस्टेंट नोड तक, किसी एक नेटवर्क सिनेरियो में सबसे दूरस्थ नोड तक पहुंचने में जितना समय लगता है, पहुंच के वापस उसी नोड पे आने के लिए जितना समय लगता है, उसको अगर डबल कर दे उतना समय हो जाएगा। तो वो समय तक वो वेट करेगा। दैट इज, अगर वो फॉर एग्जांपल टी है तो वो 2t टाइम तक वेट करेगा कि अभी तक, क्योंकि जाएगा फिर आएगा, डेफिनेटली उसको तो उतना समय उसको देना ही पड़ेगा, इतना समय तक वो वेट करता है। वंस अगर ऐसा उसको मिल जाता है तो एक्नॉलेजमेंट अगर मिल जाता है तो वो दूसरा डेटा को सेंड करेगा। अगर नहीं मिलता है देन इफ द स्टेशन रिसीव्स एसीके बिफोर दिस टाइम, डेटा ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल। अगर इस समय के अंदर में उसको डेटा मिल जाता है, ट्रांसमिशन सक्सेसफुल। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, टाइम अगर एक्सीड किया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब हो सकता है कि कॉलिजन हो गया हो, वो डेटा डैमेज कर दिया हो। तो कॉलिजन हैपेंस, कब कॉलिजन होता है कि जिसको जब मन है बोल सकता है। तो हम भी बोले, बगल वाला भी बोलना शुरू कर दे, तो वो भी मीडिया में है, वो भी उसी फ्रीक्वेंसी डोमेन पे काम कर रहा है। सो अगर एक बिट भी अगर एक शब्द भी अगर ओवरलैप कर गया देन दैट इज द कॉलिजन। सो कॉलिजन हैपेंस इफ मोर देन वन स्टेशंस आर कंटेनिंग फॉर द मीडिया। सो और जब भी कॉलिजन होगा तो देयर इज अ डैमेज ऑफ द ट्रांसमिशन। तो वो ट्रांसमिशन जो है वो क्लियर नहीं। सो प्योर एलोहा जो है वो डिक्टेट करता है, दैट इज आफ्टर वेटिंग ए राउंड ट्रिप टाइम ऑल नोड्स वेट्स फॉर द रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। तो राउंड ट्रिप टाइम तो जाने आने का जो समय है वो तो लिया ही, और साथ में एक रैंडम टाइम भी वो डालता है ताकि ये जो कॉलिजन है वो नहीं हो। कॉल द बैक ऑफ टाइम बिफोर रिसेंडिंग इट्स फ्रेम। ठीक है, एसी के भी फ्रेम भी गया, एसी के भी नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है तो कुछ आया नहीं, देन इट विल वेट फॉर द बैक ऑफ टाइम। सो कहीं ना कहीं वो एक रैंडम टाइम जो है, जो राउंड ट्रिप टाइम के पास एक रैंडम टाइम अपना ऐड करता है, एंड दैट इज कॉल्ड द बैक ऑफ टाइम, ताकि जो कॉलिजन है वो नहीं हो। मतलब हर नोड का राउंड ट्रिप टाइम हो सकता है सेम हो जाए, लेकिन बैक ऑफ टाइम जो है वो रैंडम नंबर से डिसाइड होगा, एंड दैट इन दिस सेंस वो अलग अलग होगा। यहाँ पे जो फिगर है यू कैन सी दिस हियर। सो फ्रेम वन, स्टेशन वन, स्टेशन टू, स्टेशन थ्री चारों सेंड करना चाह रहे हैं, एंड फ्रेम वन स्टेशन, फ्रेम टू जब सेंड हो रहा है ऑलरेडी फ्रेम थ्री का ट्रांसमिशन चल रहा है और फ्रेम वन का ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुआ है। तो इन दिस वे कि इसको पता नहीं है कोई चल रहा है, इसको भी पता ये भी कर रहा है, और फ्रेम फोर का भी चल रहा है। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे चारों फ्रेम कोलाइड कर रहे हैं। तो इसको ठीक करने के लिए व्हाट इट गोज फॉर द बैक ऑफ टाइम। सो एक रैंडम नंबर से वो अपना बैक ऑफ टाइम को डिसाइड करता है। इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक्सीड्स द मैक्सिमम वैल्यू, द नोड रिफ्रेंस फ्रॉम। सो हम लोग कहाँ बात कर रहे थे? सो इफ द नंबर ऑफ अटेम्प्ट एक्सीड्स मैक्सिमम वैल्यू, कितना बार वो ट्रांसमिशन के लिए प्रयास करेगा तो वो भी डिसाइड होगा कि हाँ
इंडेफिनेटली वो करता नहीं चला जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो करेगा। अगर वो टाइम के अंदर में अगर उसको जगह मिल गया, दैट इज इट गेट्स इट्स टाइम चांस, सो इट विल गो फॉर रिट्रांसमिशन। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है देन वो पीछे हट जाएगा एंड वो एक फैटल एरर, इट द नोड रिपोर्ट्स ए फैटल एरर। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये भीड़ भाड़, ट्रैफिक का, दैट इज कंजेशन, ट्रैफिक जैम जो है उसको घटा। व्हाट इज कंजेशन? दैट इज द बहुत सारा डेटा डेटा अगर नेटवर्क में एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, दैट क्रिएट्स अ कंजेशन, दैट इज जैम जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो कंजेशन को घटाने के लिए भी हम लोग ये जो है एक मैक्सिमम नंबर रखता है कितना बार वो ट्राई कर सकता है, इज द नोड रिफ्रेन्स फ्रॉम द ट्रांसमिशन। तो पहला एक जो है कि वो बैक ऑफ टाइम जो है वो कॉलिजन को बचाने के लिए है कि वी आर हैविंग राउंड ट्रिप टाइम सबका तो लगभग मैक्सिमम it is same for the overall distribution of the network, but by the backup time, that is random, that is nature of the random nature of the backup time, तो हर नोड को अलग अलग टाइम मिलेगा सेंड करने का, that is it will have a different time, but just one the that is the propagation time, जो राउंड ट्रिप टाइम उसमें जब बैकअप टाइम हम ऐड करेंगे तो हर नोड का बैकअप टाइम अलग अलग होगा। इस तरह से कॉलिजन जो है एक जगह वापस करने का संभावना भी घटता है, वापस रिसेंडिंग में कॉलिजन का संभावना घटता है। और अगर कोई नोड अगर अचीव कर लेता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रायल टू रीसेंड, देन इट विल रिफ्रेन, वो पीछे हट जाएगा कि अभी हम सेंड नहीं करेंगे। ये जो प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं कंजेशन को, ट्रैफिक कंजेशन जो है, जैमिंग को जो है वो भी घटाता है। So how it works, let us go for the procedure. So k is the number of attempts, तो जो हम बताए थे कि जो यहाँ पे we have discussed, that is the maximum number of attempts, इससे डिसाइड होगा, वो भी उसका भी कैपिंग है। TP is the maximum propagation time, TFR is the average transmission time for a frame, and TB is the backup time। यही जो टाइम है ये डिसाइड करता है। सो प्रोटोकॉल स्टार्ट होगा, k को 0 में सेट करेगा, फ्रेम को सेंड कर देगा। कितना देर तक वेट करेगा? जितना उसको जाके आने में लगता है। तो अगर जाने में टीपी लगता है तो जाके आने में 2 टीपी, 2 इंटू टीपी। तो अगर उस समय के अंदर में आ गया तो सक्सेस, अगर नहीं आया तो k इक्वल्स टू k+1, मतलब ये जो अटेम्प्ट है उसको बढ़ा दिया। कितना अटेम्प्ट तक जाएगा उसका एक पैमाना है, k मैक्स तक जाएगा। सो कहीं कहीं पे ये 15 होता है, कहीं कहीं पे ये 10 होता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। अगर k मैक्स से है तो अगर ज़्यादा हो गया है, दैट इज वो नंबर ऑफ ट्रायल्स को अचीव कर चुका है मैक्सिमम नंबर, तो अबाउट। अगर नहीं किया है तो एक रैंडम नंबर वो चूज करता है, एंड दिस रैंडम नंबर कैन बी एनीथिंग। हियर इट इज चूजन एज, इट इज कॉल्ड एज बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकअप, बाइनरी एक्सपोनेंशियल बैकअप। सो इसी के आधार पे जो आर है रैंडम नंबर को वो चूज करता है, और उसी आर को वो टीपी से मल्टीप्लाई करता है, और टीएफआर से जो आपको अच्छा लगे। टीएफआर एंड टीपी इज बेसिकली टू टीएफआर। सो तो उसको वो मल्टीप्लाई करता है। सो एंड दैट फ्रॉम दैट इट गेट्स डिफरेंट बैकअप टाइम, एवरी नोड गेट्स डिफरेंट बैकअप टाइम, वो फिर से शुरू हो जाता है। ऐसा करते करते हर नोड का अपना एक ये जो प्रोटोकॉल है ये रिपीट करता चला जाएगा फॉर ऑल नोड्स, एंड इन दिस वे the Aloha works to avoid collision and to avoid congestion, लेकिन पूरी तरह से ये सक्सेसफुल नहीं है। What are the reasons? What are the reasons? तो एग्जाम्पल देखते हैं इसमें। ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक एलोहा है, नेटवर्क आ रहा है मैक्सिमम 60 किलोमीटर, 600 किलोमीटर अपार्ट। सो अगर इसमें सिग्नल का प्रोपगेशन को 3 लाइट का स्पीड अगर मान लेते हैं, तो टीपी कैसे निकालते हैं कि जितना डिस्टेंस है उसको टाइम से भागा दे देंगे तो वो मेरा टीपी हो गया। सो नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टीवी फॉर द डिफरेंट। अगर के हम 1 ले रहे हैं, सो हमारे पास 2 टू द पावर के दैट इज 2 आ रहा है, दैट इज 0 एंड 1 आ रहा है। The station needs to generate a random number with the value of 0 and 1. तो दो नंबर को जनरेट किया 0 और 1 के जरिए। सो 2 जो है हमारा
ट्रांसमिशन टाइम है और उसको रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम मिल रहा है, वन इज 0 मिली सेकेंड, अनदर इज द 2 मिली सेकेंड। तो 2 अलग अलग टाइम पे बैकअप का टाइम मिल रहा है कि 2 मिली सेकेंड का बैकअप से आप वापस ट्रांसमिशन होगा। अगर k इक्वल्स 2 लेते हैं तो फिर ये 4 हमको मिल रहा है बैकअप, अलग अलग बैकअप मिल रहा है। एंड इफ यू गो फॉर k इक्वल्स टू 3 तो उस पर भी हमको उसी तरह से मल्टीप्लाई करके वी आर हैविंग दिस मच नंबर ऑफ व्हाट बैकअप टाइम्स, कि अलग अलग टाइम पे वो बैकअप करेगा। तो ये किसी एक नोड का है कि वो कितना बार बैकअप कर सकता है, बिकॉज इट इज डिसाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ k, कितना बार वो डिसाइड कर जा सकता है और किस अंतराल पे वो बैकअप लेगा। ठीक है, सो ये अंतराल जो है वो डिसाइड होता है यहाँ से, और कितना बार वो बैकअप में जाएगा वो डिसाइड होता है k से। सो अगर हम k को 10 से ज़्यादा करते हैं, कभी कभी 10 से ज़्यादा भी रखते हैं, कभी 10 से कम भी रखते हैं, समटाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन की वो प्रोटोकॉल किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है। बेसिकली ये जो k है और ये जो tp है ये दोनों मिलकर डिसाइड करता है कि प्रोटोकॉल व्हेन इट विल वर्क एंड व्हेन इट विल गो फॉर द बैकअप। अब जब हम ट्रांसमिशन के लिए कर रहे हैं, देयर आर थ्री थिंग्स दैट कम्स इनटू फिगर। वन इज द वल्नरेबल टाइम, अनदर इज द फ्रेम जनरेशन, अनदर इज द थ्रूपुट। ये तीनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर कोई एक नोड फ्रेम ट्रांसमिट कर रहा है और कोई दूसरा भी अगर कॉलिजन ट्रांसमिट के कारण कॉलिजन हो रहा है, इसका मतलब दोनों एक साथ या आगे पीछे फ्रेम को जनरेट किया है, और यही जो है कहीं ना कहीं कॉलिजन जो हो रहा है, बिकॉज ऑफ दैट थ्रूपुट इज डिग्रेडिंग। क्योंकि कॉलिजन हो रहा है तो मैक्सिमम सक्सेसफुल नंबर ऑफ फ्रेम्स जो कि डिलीवर हो रहा है, दैट इज जो रेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द फ्रेम, वो मेरा घट रहा है। सो ये these three things are somewhere related to each other, कि कितना टाइम पे हम अगर कोई नोड ट्रांसमिशन चल रहा है तो कितने टाइम के अंतराल पे कोई उसी नेटवर्क सिनेरियो में कोई दूसरा नोड जो है वो फ्रेम को जनरेट करेगा। तो वो गैप हमको पता होना चाहिए, क्योंकि वो जनरेट कर देगा, बिकॉज इफ इट हैज डेटा टू सेंड, इट इज अलाउड टू सेंड, क्योंकि ये प्रोटोकॉल उसी तरह से काम कर रहा है। तो अगर उसके पास डेटा है तो वो बना के उस फ्रेम को भेज दे। तो ये जनरेशन पे अगर हम उसको कंट्रोल कर लें कि कितने अंतराल पे वो जनरेट करेगा, तो वी कैन गो इंक्रीज द थ्रूपुट। So the formula for throughput of Aloha is this S equals to G into E, where G is the average number of frames generated by the, why it is average, because it is a overall network scenario, बहुत सारे फ्रेम, बहुत सारे नेटवर्क एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, that is why we are taking it as an average। that is data traffic जो है वो highly dynamic nature का होता है, and we cannot predict it to the accurately, and that's why we are taking it as an average number of frames। so example है जहाँ पे 200 बिट फ्रेम्स एक नेटवर्क में सेंड होता है, और जो शेयर चैनल है उसका बैंडविड्थ है वो 200 kbps है। सो सवाल ये है कि अगर 1000 फ्रेम सेंड कर रहे हैं, 500 फ्रेम सेंड करते हैं या 250 फ्रेम सेंड करते हैं, तो थ्रूपुट मेरा कितना है। अलग अलग लोड डालते हैं हम नेटवर्क पे, तो मेरा थ्रूपुट कितना आ रहा है। सो पहले तो हम इसका ट्रांसमिशन टाइम निकाल लेते हैं कि अगर 200 है तो 200 से भागा देते हैं, स्पीड से भागा देते हैं, तो एक फ्रेम का हमको मिल जाता है स्पीड कितना है। अब अगर 1000 फ्रेम देते हैं तो उसी 1000 जो एक लोड है, अगर 1000 दैट इज 1 फ्रेम पर मिली सेकेंड, अगर 1000 फ्रेम बना रहा है तो 1 फ्रेम पर मिली सेकेंड हुआ। सो लोड जो है वो 1 हुआ। सो इन दिस केस अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो हमको जो आ रहा है इट इज 13.5%। सो इसी को अगर 1000 से गुना कर दें, 1000 फ्रेम अगर सेंड करना है, 135 फ्रेम ही सक्सेसफुली सेंड हो रहा है, बिकॉज देयर इज ए कॉलिजन। तो उसी के बाद अगर 500 फ्रेम अगर हम सेंड करते हैं, so now we are having what, that is 1/2 frames per millisecond। ठीक है, तो the load is 1/2, तो परसेंटेज जो हमारा आ रहा है 18.4%, 0.184, दिस इज द फिगर एट इज एस। उसी को अगर 100 से गुना करते हैं 18.4%, और उसी को अगर 500 फ्रेम के लिए करते हैं तो इट बिकम्स 92 फ्रेम्स आउट ऑफ 500। सो थोड़ा बढ़ा यहाँ पे। और इफ द system creates 250 frames per second, this is 1/4 frame per millisecond, load is 1/4, उसी तरह से 15.2। अब थ्रूपुट जो है और थोड़ा सा अब थोड़ा घट गया, तो यहाँ पे बढ़ा फिर घटा। एक तरह से हम देख रहे हैं कि जब हम फ्रेम का लोड बढ़ा रहे हैं, फ्रेम दैट इज फ्रेम जनरेशन का अगर स्पीड घटा रहे हैं, नॉट बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं,
तो हमारा थ्रूपुट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन एक खास लिमिट के बाद वो नहीं बढ़ रहा है, वो फिर घट ही रहा है। सो व्हाई इट इज सो? कारण क्या है इसको अगर एनालिसिस करें, व्हाट इज बिकॉज कहीं ना कहीं जो फ्रेम जो हमारा जो वल्नरेबल टाइम है वो ओवरलैप, जिस समय हमारा ए इस चीज को बनाया उसी समय कहीं बी का जो है ट्रांसमिशन खत्म नहीं हुआ। दैट इज द बाउंड्रीज ऑफ द फ्रेम्स आर ओवरलैपिंग, कि एक कम्युनिकेशन चल रहा है, ठीक है, हम लोग वल्नरेबल टाइम कैलकुलेट करके फ्रेम जनरेशन का हम विड्थ को बढ़ा रहे हैं कि समय को हम चेंज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बाउंड्रीज है ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये बाउंड्रीज का जो ओवरलैपिंग है, हम वल्नरेबल टाइम कैलकुलेट किए हैं और थ्रूपुट का हम एनालिसिस भी किए अलग अलग पेलोड के ऊपर, लेकिन अभी तक हम लोग ये सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं कि जो बाउंड्रीज है ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। बाउंड्रीज अभी भी ओवरलैप हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज एवरी फ्रेम is ready whenever it is having the frame, every node is having the frame, it is ready to send। जब भी उसके पास डेटा है वो सेंड कर सकता है। मतलब ये जो टाइम कंस्ट्रेंट है नोड के ऊपर वो हम लगा नहीं रहे हैं बेस्ड टू सेपरेट द बाउंड्रीज। नेटवर्क परफॉर्मेंस डिग्रेड्स रैपिडली एंड द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे कोलिजन बढ़ रहा है, कोलिजन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि फ्रेम का फ्रेम के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है। ओवरलैपिंग क्यों हो रहा है? क्योंकि बाउंड्रीज जो है हम उसको अलग नहीं कर पा रहे। जनरेशन का जो बाउंड्री है फ्रेम जनरेशन का, वो हम अलग अलग टाइम स्लॉट पे अलग अलग नहीं कर पा रहे। एंड इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो प्रोटोकॉल हैज टू गवर्न द ट्रांसमिशन कंसीडरिंग द वल्नरेबिलिटी। कितना समय उसको जाके आने में लगेगा, तो इतना समय आप कोई दूसरा नोड सेंड नहीं करेगा, तो सबको उतना समय के लिए वापस रखना है। सो ये जो वल्नरेबल टाइम का जो कंसीडरेशन है, इज व्हेन टू सेंड, अब इस पे काम किया। सो द होल नेटवर्क, तो इसी के लिए आया स्लॉटेड एलोहा। ये क्या कह रहा है कि दैट द फ्रेम्स आर टू बी जनरेटेड इन ए विदिन ए कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज ऑफ टाइम। कंस्ट्रेंट बाउंड्रीज क्या है? दैट इज द होल नेटवर्क एक्टिविटी, कि अगर 10 मिनट के लिए नेटवर्क चला है तो पूरा समय जो है वो टाइम स्लॉट्स पे उसको बांट दिया जाता है। दोस टाइम स्लॉट ऑफ ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द डेटा और द डेटा पैकेट और द फ्रेम, और उसी स्लॉट्स में ही वो डेटा को सेंड कर सकेगा। कब? जब वो बिगिन हो रहा है, बीच में कहीं भी सेंड नहीं कर सकेगा। यही चीज हमारा स्लॉट एलोहा में हो रहा था, जिसके पास जो डेटा है, परवाह नहीं कि कौन किसका डेटा कम्युनिकेशन चल रहा है, बीच में ही हम बात करना शुरू करते हैं। तो कोई एक बात खत्म करेगा, बात करने का मेरे पास एक पॉज मिलेगा, हमको जगह मिलेगा, तो ही हम कोई दूसरा नोड जो है अगर उसको एक्सेस करना है वो कर सकते हैं। दिस इज द मेन पंच ऑफ द स्लॉटेड एलोहा। तो कोई भी नोड सेंड तभी कर सकता है जब वो स्लॉट को बिगिनिंग उसको मिलता है, अदरवाइज वो पीछे हटेगा। इफ इट हैज, उसको अगर मिलता है तो करेगा, अदरवाइज बैकअप एंड वेट टिल द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट, जब तक उसको अगला टाइम स्लॉट का शुरुआती दौर जो है वो नहीं मिल जाता। अब जो है कोलिजन जो है वो कब हो सकता है? कि अगर खुदा ना खास्ते कि अगर दो नोड जो है एक ही टाइम स्लॉट को चूज कर ले, only that in this case, for example frame 2.1 and frame 3.1 are choosing the same time boundaries। यहाँ पे अब जो है रैंडम ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, लेकिन बिगिनिंग से अगर दोनों एक ही टाइम को स्लॉट को चूज कर रहा है तब ओवरलैपिंग हो रहा है। तो कुछ हद तक हमारा जो है कोलिजन जो है घटा, और इन दैट सेंस जो है हमारा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वो भी बढ़ा, और जो है थ्रूपुट जो है वो भी बढ़ा। दूसरा, ये कोलिजन इंटरवल को भी कम करता है। दैट इज अगर कोलिजन यहाँ हुआ तो जरूरी नहीं है कि अगले स्टेप में ही हो जाए, हो सकता है बाद में जाके हो। दैट इज जो एक कोलिजन और दूसरे कोलिजन के बीच में जो समय का जो अंतराल है इसको भी वो बढ़ाता है। सो इट क्या है? इट इंक्रीज द कोलिजन इंटरवल्स को जो है उसको वो उसको भी वो चेंज करता है। एंड ऑल्सो इट वर्क्स अपॉन द vulnerable time, and in the case of slotted aloha the vulnerable time is 1/2 of the pure aloha। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग TFR 2 into TFR यूज कर रहे थे, यहाँ पे हर फ्रेम का जो स्लॉट है उसी को हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रांसमिशन। तो वहां पे जाके आना को यूज कर रहे थे, यहाँ पे सिर्फ जाना को यूज कर रहे हैं, एंड दैट इज आवर टाइम। सो इन दिस केस टी टाइम पे ये शुरू हुआ है, एंड टी प्लस एफ आर पे टी प्लस टी एफ आर पे अगर ये दोनों स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कोलिजन का संभावना है। लेकिन अगर दो सब लोग अगर अलग अलग टाइम पे अगर सेंड करते हैं,
सबका अपना अलग अलग टाइम पे सेंड होता है, सबको एक एक टाइम स्लॉट मिलता है, देयर इज नो कोलिजन। तो इस तरह से अलोहा जो है वो व्हेन टू सेंड पे फोकस करके कोलिजन को थोड़ा घटा पाए। तो आज हम लोग यहाँ तक कवर किए हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू कैरियर सेंसिंग, व्हाई CSMA एंड ऑल अदर प्रोटोकॉल्स केम इनटू पिक्चर। तो आज यहीं तक रखते हैं। I hope that you have completed the attendance। तो इसको हम बंद कर देते हैं अभी। So any questions? If you have any questions, you can ask। किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।